नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त मैं मौजूद हूँ महाराजगंज जिला के निचलौल कस्बे में। जगह है मदरसा मजहरुल उलूम अजीजिया निचलौल। ये यहाँ का मदरसा है। कहा जाता है, यहाँ के जो लोग जानकार हैं उन्होंने बताया है कि 1901 में इसकी स्थापना हुई और 1975 से सरकारी मान्यता प्राप्त इसको हुआ। उसके बाद ये उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड से ये एफिलिएटेड हुआ और तब से आज तक यहाँ पर पढ़ाई चल रही है और शिक्षा दिया जा रहा है। अगर सीधे सीधे बात करें तो नर्सरी से इंटरमीडिएट तक का इनको मान्यता प्राप्त है और इक्विवेलेंट टू बीए और एमए उसकी भी यहाँ पर तालीम दी जाती है। अभी मदरसा बोर्ड में एक दिक्कत आ गई थी, लेकिन कल वो दिक्कत दूर हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने उसको बहाल कर दिया, तो मदरसा बोर्ड यहाँ पर कंटिन्यू कर रहा है और यहाँ पर वो तालीम दी जा रही है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि ये मस्जिद है, ये इसी हाते के अंदर ये मस्जिद बनाई गई है और यहाँ पर पांचों वक्त की नमाज होती है, साथ में जुमे की नमाज होती है। आइए हम जानते हैं कि किसने इस मदरसे को एस्टेब्लिश किया है, किसके किनका किनका इसके इस मदरसे को आज जो वर्तमान रूप है देने में सहयोग रहा है। ये मदरसा कहा जाता है 1901 में शुरू हुआ जी। 1975 पर इसको मान्यता मिली और 1982 में इसको ग्रांट मिला लखनऊ मदरसा शिक्षा परिषद से। तब तक ये मदरसा कंटिन्यू अब तक रन कर रहा है और ये इसमें योगदान है, महत्वपूर्ण योगदान है मजहर अली शाह इमामबाड़ा स्टेट गोरखपुर का। उन्होंने इस्टेब्लिश किया और उसके बाद इसको जनाब हाफिज अब्दुल हकीम साहब मरहूम, जो आजमगढ़ में एक गांव पहले था, वो मौजूदा हाल में मऊ है, रोपनपुर, वहां से वो आए। उनको बुलाने वाले एक थे मौलवी मोहम्मद शफी साहब मरहूम। उन्होंने इनको यहाँ लाया और ला करके इन लोगों ने, सब लोगों ने मिल करके इस मदरसे को इस्टेब्लिश किया और आज तक ये मदरसा उसी शान के साथ चल रहा है। यहाँ पर मदरसे में एक जनरल सी बात होती है कि एक कंसेप्ट जो आम धारणा बनी हुई है कि उर्दू की तालीम दी जाती है, अरबी की तालीम दी जाती है, खास तौर से कुरान को हिफ्ज कराया जाता है, कुरान को कंठस्थ कराया जाता है। लेकिन यहाँ पर अभी मैं जब देख रहा था, क्लासेस में जा रहा था, तो यहाँ पे देख रहा था कि कुछ लोग उसको हिंदी का ग्रामर पढ़ा रहे थे, कुछ टीचर्स कुछ क्लासेस में इंग्लिश का ग्रामर चल रहा था। तो ये क्या है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ मदरसा? जी सर, ये मॉडर्नाइजेशन ऑफ मदरसा है, क्योंकि ये वक्त का तकाजा है और इस दौर की जरूरत भी है कि हमें कुरान और हदीस के साथ साथ अरबी फारसी वगैरह के साथ साथ हम इंग्लिश भी पढ़ाएं, मैथ भी पढ़ाएं, साइंस भी पढ़ाएं और कंप्यूटर भी पढ़ाएं। और नाइलेट से हमारा ये कंप्यूटर कोर्स जो है रिकग्नाइज है नाइलेट चंडीगढ़ से। तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत है, इसलिए हम लोग इसे रन करवा रहे हैं। थोड़ा सा हम यहाँ पर रेफरेंस देना चाहेंगे कि 1817 में सर सैयद ने जन्म लिया और उन्होंने एक विजन लेकर के वो चले थे एजुकेशन के लिए कि एजुकेशन साथ में साइंस भी होना चाहिए। उसको यहाँ पर चरितार्थ करता हुआ ये मदरसा दिख रहा है कि यहाँ पर उर्दू की तालीम, अरबी की तालीम, उसके साथ साथ साइंस की तालीम। नीलट की बात जहां तक हो रही है, शुरू में ये CDTI हुआ करता था। इसके सिर्फ इंडिया के अंदर 5 सेंटर हैं, गोरखपुर भी एक वो सेंटर है जहां पर ये इस्टेब्लिश है। बाद में वो बदल करके उसका नाम नीलट हुआ और नीलट का फ्रेंचाइजी एफिलिएशन इस मदरसे को प्राप्त है, यानी कि CCC O लेवल A लेवल की भी यहाँ पर पढ़ाई होती है। जी, एकदम 100% सही होती है पढ़ाई और कायदे से होती है। आज इसको 9.5 साल हो गए चलते हुए। नीलट जो ये कोर्स है हमारा, नीलट से चंडीगढ़ से ये पढ़ाई हो रही है और सुचारू रूप से चल रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्यूटर के भी साथ में एजुकेशन दी जा रही है और बड़े पैमाने पे दी जा रही है। रिकॉग्नाइज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कोर्सेज है वो भी यहाँ पे चल। यहाँ पर कितने बच्चे होंगे तकरीबन? ये नियर अबाउट सर हमारे मदरसे में बच्चे 700 लगभग पंजीकृत हैं। 700 बच्चे? क्या यहाँ पर लड़कियों के लिए भी कोई कोर्स वगैरह चलता है क्या? लड़कियों के लिए भी चलता है। जो इंतजाम यहाँ इस बिल्डिंग में है वही इंतजाम पीछे है। लड़कियां भी सारी सुविधाओं से, जो शिक्षा की सुविधाएं उससे लैस पड़ती क्या यहाँ पर लॉजिंग भी है, मतलब हॉस्टल वगैरह भी है? यहाँ गर्ल्स और बॉयज दोनों का? जी नहीं, गर्ल्स का तो नहीं है, लेकिन बॉयज की लॉजिंग है। उनके लिए इसमें सारी सुविधा खाने पीने का और उसकी खाने की गुणवत्ता इसको बरकरार रखते हुए हम लोग इसमें देख रेख भी करते हैं और हमारे स्टाफ के लोग
सुचारू रूप से और कायदे से देख रेख करके और सारा सिस्टम चला रहे हैं। ये खाने का जो है वो जो भारत सरकार का मिड डे मील है, ये उसी तरह का कुछ है या कुछ आपने अलग से कुछ बना जी, रखा है? मिड डे मील ये जो प्राइमरी स्तर के बच्चे हैं, जो रोज़ाना आते-जाते हैं और पढ़ते हैं, उनके लिए उसका इंतज़ाम है जो भारत सरकार दे रही है। और बाकी जो हमारे बच्चे हैं, जो हॉस्टलाइज़्ड हैं वो हमारी कौम उनको देती है खाने के लिए, वो हम लोग उसको इकट्ठा करते हैं मौसमों के हिसाब से और उनको खिलाते-पिलाते हैं। एक चीज़ और ये जानना चाहेंगे कि मदरसे की बात जहाँ आती है आम धारणा धारणा ये आ जाती है कि इनको सऊदी गवर्नमेंट से या फॉरेन से फंडिंग हो रही है, तो ऐसा कुछ फंडिंग है क्या नहीं यहाँ? सर, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है और हमें ये यकीन है कि जितने मदरसे हैं, वहाँ तकरीबन कहीं इस फंड का कोई तसव्वुर नहीं है। तो हम एक बात अपने दर्शकों को बताते चले, जब हमने यहाँ के डॉक्यूमेंट को खंगालना शुरू किया, तो उसके अंदर सब कुछ मौजूद है। यहाँ पर एनजीओ के तहत ये मदरसा कायम है, चल रहा है। 75 में ये रिकॉग्नाइज़ किया गया और मदरसा बोर्ड से इसको एफिलिएशन मिला। 82 से गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इनको एड मिला। मगर एफसीआरए जो कि फॉरेन करेंसी एक्सेप्ट करने के लिए होता है, फॉरेन लोन के लिए एक्सेप्ट, उसका कहीं पर ज़िक्र नहीं है, वो कहीं पर रजिस्ट्रेशन नहीं है, ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, ना गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश में। तो बाहर से लीगली रूप से किसी भी तरह से कोई फंडिंग यहाँ पर नहीं आ रही है। जैसा कि यहाँ पर प्राचार्य मौजूद है, प्रिंसिपल साहब मौजूद है, उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की है कि कोई बाहर से फंडिंग नहीं आ रही है। ये सिर्फ कोरी कल्पना है, एक धारणा बनी हुई है कि मदरसा है तो फॉरेन से फंडिंग हो रही है। एक बड़ा अहम सवाल, जी। गोरखपुर में इमामबाड़ा स्टेट है, जिसको कहा जाता है कि जो 6 एकड़ में फैला हुआ है, 300 साल का इतिहास है। उसका यहाँ से क्या कनेक्शन है? क्या सिर्फ महज़ हम ये मान लें कि नाम को रिलेट कर रहा है या कुछ कनेक्शन भी है नहीं, वहाँ से? इसका कनेक्शन बहुत गहरा और बहुत पुराना है। गोरखपुर इमामबाड़ा स्टेट ने ही इस मदरसे को कायम किया और इनकी जो प्रॉपर्टी एक लंबे चौड़े एरिये में मौजूद है यहाँ पर, उसी में ये कायम है। उसी में करबला है, उसी में कब्रिस्तान है स्टेट ही का और उसी स्टेट ही की ईदगाह है और ये पूरा मदरसा जो आप देख रहे हैं बिल्डिंग के साथ-साथ, ये उन्हीं लोगों की यानी इमामबाड़ा स्टेट की देन है कि आज ये कायम है। तो हम बात अगर हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, अगर ये हम समझ रहे हैं सही, तो आज भी इमामबाड़ा स्टेट का ही इस पर जो है पकड़ है। जी, जी, भरपूर मैनेजमेंट पकड़ है। मैनेजमेंट टॉप मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो इमामबाड़ा स्टेट का जी, ही है। जी, 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 जी। जो भी बड़े डिसीजन लेने होंगे वो स्टेट ही लेगा। स्टेट लेगा और वो यहाँ निरीक्षण करने वक़्त-ब-वक़्त आया करते हैं। मियाँ साहब खुद आते हैं। जी, जी, खुद आते हैं अदनान फर्रुख शाह, खुद आते हैं यहाँ पर। यहाँ पर हमने ये भी सुना है कि उनकी कोई यहाँ पर मार्केट वगैरह भी है, कुछ इस तरह का यहाँ पर ये मज़हर अली शाह के नाम से ये मदरसे के गेट पे एक लंबा-चौड़ा एरिया है जो मार्केट है उनकी और कपड़ों की दुकानें जितनी तकरीबन हैं इस साइड में रोड के उत्तर साइड में, वो सब मियाँ साहब इमामबाड़ा स्टेट गोरखपुर। थोड़ा-सा और डीप जाते हैं। जी। गोरखपुर से चल के निचलौल, निचलौल वाले से क्या मोहब्बत है? निचलौल वालों को गोरखपुर से मोहब्बत है और गोरखपुर वालों को खास तौर से इमामबाड़ा स्टेट को निचलौल से मोहब्बत है। इसलिए कि जो हमारी ख़मीर है, जो हमारा ज़मीर है और हमारा जो दिली ताल्लुक है, इसकी बुनियाद पर है। ये मोहब्बत का रिश्ता है, इसको तो बयाँ नहीं किया जा सकता ऐसे। तो कहीं न कहीं मज़हर अली शाह साहब जो पहले मियाँ साहब हुआ करते थे, जो अभी फ़र्रुख अदनान शाह के वालिद साहब थे, जी, जी। उनका भी विज़न यही रहा होगा कि तालीम को बढ़ावा दिया जाए और तालीम को आगे बढ़ाया जाए। उस विज़न को उस विज़न को लेकर के रिमोट एरिया उन्होंने देखा और यहाँ पर उन्होंने मदरसा कायम किया और मदरसे के साथ-साथ उन्होंने जो मॉडर्न एजुकेशन है, उसको भी आगे बढ़ाने का काम किया और उसी सिलसिले को, उसी परंपरा को फ़र्रुख अदनान शाह ने भी आगे बढ़ाने का काम किया। साथ में यहाँ पर रोज़गार के लिए अगर हम यहाँ पर पीछे बात करते हैं, तो ये जो मदरसे का गेट है, गेट के बाहर दाहिने साइड में वो कटरा है जहाँ पर लोग अपना व्यापार कर रहे हैं, वहाँ पे दुकानें ले रखे हैं और वो अपना व्यापार कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये निचलौल को के लोगों को रोज़गार भी देने का काम किया है, साथ में एजुकेशन भी देने का काम किया है और हायर एजुकेशन दे रहे हैं ताकि वो जल्द से जल्द अपना यहाँ पर एजुकेशन हासिल कर के टॉप लेवल में नौकरी कर सके या अपना कोई ना कोई रोज़गार कर सके खुद का। विज़न बहुत अच्छा और उम्दा है। सवाल ये है कि ये विज़न आगे इसी तरह बढ़ता रहना चाहिए। आने वाली नस्लें, आने वाली परंपरा स्टेट से हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह का विज़न वो लेकर के आगे चलेंगे। हम विज़ुअल्स में दिखाएँगे कि क्या कुछ यहाँ क्लासेस में हो रहा था।
किस तरह से यहाँ पढ़ाई हो रही है, वो भी हम विजुअल्स में आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे। हमने प्रिंसिपल साहब से बात की, उन्होंने पूरा तफसील से इसके बारे में बताया। ये मस्जिद है, मस्जिद में कितने लोग एक साथ नमाज पढ़ सकते हैं? इसमें सर एक साथ 1,500 लोग नमाज पढ़ सकते हैं। ये दोनों 2 स्टोरी बिल्डिंग है। इसमें एक साथ 1,500 लोग नमाज पढ़ते हैं और जुमा में पढ़ते भी हैं। इस मस्जिद में आप आएँगे, अगर जुमा के दिन आ जाएँ, तो शायद देर से आएँ तो आपको जगह ना मिले। कितनी भीड़ होती है यहाँ। चूँकि ये इलाके की सबसे बड़ी मस्जिद है, जिसको जामा मस्जिद कहते हैं। और चूँकि हम लोग थोड़ा गोरखपुर से बहुत दूर है, 90-85 किलोमीटर की दूरी पर, तो पहले यहाँ वो माहौल नहीं था, लेकिन ये इमामबाड़ा स्टेट की देन है कि एक माहौल क्रिएट किया गया और वो माहौल आज तक पनपता रहा है, फलता-फूलता रहा, और उम्मीद यही है कि हमेशा फलता-फूलता और पनपता रहेगा। और मियाँ साहब स्टेट का इस पे हमेशा निगाह रहेगी और इसको तरक्की करता हुआ देखना चाहते हैं और सहयोग भी रहेगा। तो यहाँ पर प्रिंसिपल साहब का साफ कहना है कि मियाँ साहब की बड़ी पैनी नज़र है, बहुत माइन्यूटली यहाँ की हर चीज़ों को वो देखते हैं और उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली जो ज़रूरत होती है उस पे डिसीज़न लेते हैं और डिसीज़न लेकर के यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जाता है, ताकि यहाँ के जो स्टूडेंट हैं, तुलबा हैं, वो आगे वो आगे बढ़ सके और आगे बढ़ कर के तरक्की कर सकें। मैं मोहम्मद यूसुफ, नेचनॉल महाराजगंज से ईएन डेली के लिए।